डायबिटीज एक ऐसी समस्या है जिससे आज के समय में अधिक से अधिक लोग परेशान होते ही चले जा रहे हैं। कई लोग जो फिट दिखते हैं बट है नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका ब्लड शुगर लेवल्स बिगड़ रहे हैं और जब वो टेस्ट करवाते हैं तो उन्हें डायबिटीज निकलती है। समस्या क्या होती है? कोई चोट लगी तो ठीक से हील नहीं हो रही, ब्लड प्रेशर ठीक से कंट्रोल नहीं हो पा रहा, कोई समस्या है वो जल्दी ठीक नहीं हो पा रही, या गट ठीक नहीं रहती। ये सभी और ऐसी कई सारी समस्याएं होती हैं डायबिटीज की वजह से। इसी सब पर आज हम चर्चा करेंगे। डायबिटीज क्या होती है, कैसे होती है, क्यों होती है, क्या कॉम्प्लिकेशंस इसकी होती है और हम डायबिटीज कैसे ठीक कर सकते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। इसी विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए आज हमारे शहर के बहुत ही सीनियर फिजिशियन हैं डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी, जिनका अपनी फील्ड के अंदर 44 साल से भी ज़्यादा का अनुभव है। हज़ारों की संख्या में पेशेंट्स को ठीक करा है, एक हेल्दी लाइफ की तरफ लेकर गए हैं और आज वो एक हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। तो उन्हीं से जानते हैं इस सब के बारे में विस्तार से। बने रहिए इस पॉडकास्ट के अंत तक। मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी, रूपानी हेल्थ आगरा से। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन अभी दबा दीजिए। सर, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, क्या डायबिटीज के टाइप्स होते हैं और अगर होते हैं तो इनमें डिफरेंस क्या होता है? देखिए, ये तो आप समझ ही गए, ये तो हम सब लोगों को मालूम है कि डायबिटीज क्या होती है। अब मोटे तौर पर एक आम नागरिक के जैसे हम डायबिटीज को डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट में, टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज में बेसिकली अब या तो शरीर से इंसुलिन बनती नहीं है, ये बनती भी है तो वो ना के बराबर। और टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन बनती तो है, लेकिन अब इंसुलिन की जो एफिकेसी है वो कम होती है, या इंसुलिन थोड़ी सी कम मात्रा में बनती है, या जो इंसुलिन की जो क्वालिटी होती है बनती तो है, लेकिन जो क्वालिटी इंसुलिन की होती है वो हम लोग की जो ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए जो एक्सपेक्टेड उसकी एफिकेसी होनी चाहिए, एफिशिएंसी होनी चाहिए, वो नहीं होती है। और इसके अलावा हम अपने मेडिकल लैंग्वेज के हिसाब से एक डायबिटीज का नाम होता है मोडी, मैच्योरिटी ऑनसेट ऑफ डायबिटीज इन यंग्स। और एक और डायबिटीज जो ज़्यादा कॉमन होती है, इसको हम बोलते हैं लाडा, लेटेंट ऑटो इम्यून डायबिटीज ऑफ एडल्ट्स। तो ये हम लोगों को थोड़ी मेडिकल पर्पज से ज़्यादा स्पेसिफाइड है, तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बात करनी है। तो यहाँ तो हम केवल टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज के बारे में ही जो है, जो दो टाइप की होती है, और उसके बारे में बात करेंगे। इसी से जुड़ा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या ऐसे कोई लाइफस्टाइल चेंजेस हो सकते हैं जिनको अपनाकर हम अपनी डायबिटीज को कंट्रोल कर सकें, या हमारे पेशेंट्स की जिनकी बहुत हाई डायबिटीज है वो चेंजेस कर सकें? देखिए, लाइफ स्टाइल के अंदर बेसिकली हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 डाइटरी चेंजेस, नंबर 2 हमारा डेली रूटीन, और नंबर 3 स्ट्रेस। तो इन तीनों पार्टों के हिसाब से हम इसको अब इनका इन्फ्लुएंस देखें तो डाइट के अंदर हमारी डाइट ऐसी हो जो जिसमें कि शुगर जो है, अब इनर्ट शुगर से बोलते हैं हम, उसकी मात्रा कम से कम, और फैट की मात्रा भी एप्रोप्रिएट हो, और प्रोटीन की मात्रा मैक्सिमम। वैसे हम कह सकते हैं मतलब डाइट के अंदर जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करते हैं हम लोग, जो है तो मैक्रो न्यूट्रिएंट की बात ये हो गई। साथ में हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी, जो कि हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स और एंजाइम जो इसमें जो इंसुलिन जो काम आती है इसको बनाने में, कैल्शियम, जिंक, सेलेनियम, ये जो है ये जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं ये बनाने में काम आते हैं। इनकी मात्रा भी हमको डिफरेंट, जो कि डिफरेंट फ्रूट्स में, डिफरेंट वेजिटेबल्स से मिलती है। तो हमारे डाइट के अंदर जो है फ्रूट्स और वेजिटेबल की मात्रा जो है वो ठीक ठाक सी होनी चाहिए, एडिक्वेट होनी चाहिए। तो इस तरह से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, साथ में वाटर, पानी की मात्रा हमको ऑन एवरेज एक आदमी को समर्स में 3 से 4 लीटर और विंटर्स में 2 से 3 लीटर जो है वो लेनी चाहिए। इसके अलावा अब बात करते हैं एक्सरसाइज की। तो एक्सरसाइज के अंदर हमको जैसे डेली कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, और फिजिकल एक्टिविटी में दोनों ही होनी चाहिए। हमारी कार्डियक एक्टिविटी भी हो, जिसमें कि मतलब क्या कह सकते हैं हमारी जो एक्सरसाइज हो उसके अंदर आइसोटोनिक और आइसोमेट्रिक दोनों टाइप की एक्सरसाइज हो। तो आइसोटोनिक आइसोमेट्रिक मीन्स जैसे कि हमारी वॉकिंग है, रनिंग है, ये एक पार्ट की एक्सरसाइज हो गई, साइकिलिंग है, स्विमिंग है, ये एक पार्ट की एक्सरसाइज हो गई। दूसरा वेट लिफ्टिंग हो गई, हम छोटे से मीडियोकर हल्के वेट जो हमारी कैपेबिलिटी है उस हिसाब से हम जो वेट को अब उठाएं, वो भी एक्सरसाइज होनी चाहिए, जिससे कि हमारा मसल मास इंक्रीज होगा। तो डायबिटीज़ में मसल मास का भी
बहुत बड़ी वैल्यू, आपको इतना अच्छा मसल मास होगा तो उस चीज़ से आपकी जो है ये जो आपकी लाइफ स्टाइल चेंज करेगी तो उसमें ये आपको अब इन्फ्लुएंस करेगी। अच्छा, इसके बाद तीसरी बात जो हुई वो अब स्ट्रेस। हम अपने लाइफ में स्ट्रेस को किस तरह से मैनेज करते हैं, ये हमारी डायबिटीज़ में भी और भी जितने मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है बॉडी के, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, और भी जिससे मेटाबॉलिक डिजीज़ है बहुत सारी है। तो मतलब स्ट्रेस आप कंट्रोल कर लेते हैं, और जितने अच्छे से कंट्रोल कर लेते हैं उतनी आप अपनी फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल हेल्थ को अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे, जो आपकी लाइफ स्टाइल को जो जो हमारी जो लाइफ स्टाइल है उससे थ्रू जो हमारी हेल्थ इन्फ्लुएंस होती है उस पर इफेक्ट पड़े। मीन्स आपको अपनी लाइफ में एक बैलेंस बना के रखना पड़ेगा। आपकी एक कलरफुल प्लेट हो, उसमें कई तरह की वेजिटेबल्स हो, डिफरेंट तरह के फ्रूट्स हो, लाइफ में थोड़ी एक्सरसाइज हो, एक ऐसा समय हो दिन भर का जो सिर्फ आपका हो, उसमें ना कोई सेलफोन है, ना कोई मीटिंग्स है, कोई ईमेल्स हैं, नथिंग एल्स, सिर्फ आप हो और आपकी एक्सरसाइज हो। थर्ड, अपनी लाइफ के स्ट्रेस को, अपने काम को इतना बैलेंस कर लीजिए कि स्ट्रेस आपको परेशान ना करने पाए, जिससे आपके जो शुगर लेवल हैं वो इन्फ्लुएंस नहीं हो, आपकी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो इन्फ्लुएंस नहीं हो। सगा जो कहने का मतलब है, जो इसका क्रक्स है वो ये चीज़ है। आशा करता है को ये तक बात समझ आ गई होगी कि व्हाट इज़ डायबिटीज़ एंड हाउ योर चॉइसेस कैन मेक द डिफरेंस। अगर आ गया तो वीडियो को लाइक करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सर, जैसा अभी आप बता रहे थे कि स्ट्रेस को हमें बैलेंस रखना चाहिए, तो क्या हमारी जो एक्टिविटी है या एक्सरसाइज है, खासकर शाम के वक्त, लेट इवनिंग सोने के पहले की, जैसे फॉर एग्जांपल ब्रिस्क वॉक हो सकती है, क्या ये हमारे लिए बेनिफिशियल है? क्या इससे हमारी फिटनेस पे फ़र्क पड़ेगा, हमारे डायबिटिक लेवल्स पे, शुगर लेवल्स पे फ़र्क पड़ सकता है? देखिए, एक तो ये है कि हम लोगों को कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारा जो खाने में और सोने में कम से कम 2 घंटे का अंतर हो, और जब हम सोने जाए उस समय हमारा किसी भी तरह का माइंड के अंदर किसी तरह की स्ट्रेस नहीं है। क्योंकि अक्सर जो सपने के अंदर जो चीज़ें आती हैं वो वही चीज़ें आती हैं जो हमारे पूरे दिन के अंदर जो रूटीन में जो हम लोग जो है हम उसके लक्का में क्रॉस होते हैं, या जो चीज़ें हमारे दिमाग में पूरी तरह से जो डोमिनेट की हुई है, ज़्यादातर हम देखते हैं सपनों में उस टाइप की चीज़ें आती हैं। और जब सपने ज़्यादा आते हैं तो हम जो है कंपेरेटिवली उसको हम साउंड स्लीप नहीं कह सकते हैं। तो इसलिए हमारी डाइट और एक्सरसाइज भी, मतलब सोने में डाइट की और एक्सरसाइज, ये कम से कम इसमें 2 घंटे का अंतर हो तो एप्रोप्रिएट है। ये मतलब मैं आम बात कर रहा हूँ, कई लोगों का ऐसा नहीं है। बहुत से लोग जो है अपने मतलब खा के आराम से सो लेते हैं, या तो खा के आराम से उनको अच्छी नहीं आती है, दे कैन डू दैट। लेकिन रूटीन में आदमी को यही करना चाहिए। एक चीज़ और है, खाने के फौरन बाद ब्रिस्क वॉक नहीं करनी चाहिए। खाने के बाद आपकी वॉक जो है वो इतनी कंफर्टेबल होनी चाहिए, जैसे कि आप बगल में कोई आपको चाहता है तो आप उससे बातचीत कर रहे हैं, तो बात करने में वो मतलब आप कंफर्टेबल है। लेकिन आप जब खाली पेट हो और जब आप एक्सरसाइज आपका पार्ट है, तो उस टाइम में आपकी जो वॉक, जो ब्रिस्क वॉक इतनी होनी चाहिए कि आप दूसरे बात करें तो आपको चलने में आपकी सांस फूल रही है, आप उससे ढंग से बात नहीं कर पा रहे हैं। इस तरह की वॉक जो है वो ब्रिस्क वॉक जो है वो आपकी एक्सरसाइज में काउंट होगी। लेकिन ये जो खाने के बाद वाली जो वॉक है वो वॉक जो है वो आपकी, आप कह सकते हैं कि एक अच्छी कंफर्टेबल नींद के लिए वो ज़्यादा हेल्पफुल है। ना उससे हमारा अगला क्वेश्चन है कि क्या सिम्टम्स हो सकते हैं डायबिटीज़ के जो हर व्यक्ति को एटलीस्ट पता ही होने चाहिए, जिससे वो एक सेल्फ चेक कर सके अपना? देखिए, पहले तो 50% लोग तो ऐसे होते हैं जिनको अगर डायबिटीज होती है और मालूम नहीं पड़ता है कि उनको डायबिटीज हुई। उसमें उनको कब मालूम पड़ता है, जैसे उनकी यूरिन में लगातार बढ़नी शुरू हो गई, उसकी वजह से डॉक्टर के पास गए, या जैसे कि अभी आपने बताया था कोई बॉडी के अंदर कोई घाव है वो मतलब वो ठीक नहीं हो रहा है, या कोई भी उनकी बॉडी में क्रॉनिक अवेलमेंट है तो वो कोई बीमारी है वो मतलब ठीक नहीं हो रही है, तो जब डॉक्टर के पास गए उसने ब्लड रिपोर्ट चेक कराया तो उसे मालूम पड़ा। इसके अलावा ये तो एक आम बात नहीं, लेकिन हाँ, जो आपने सिम्टम्स वाली बात की, तो हम अपनी भाषा में बोलते हैं पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया। मतलब डायबिटिक पेशेंट में ज़्यादा प्यास लगेगी, ज़्यादा भूख लगेगी, और मतलब यूरिन की जो मात्रा जो है वो ज़्यादा होगी। इसके अलावा पेशेंट जो है अपने आप को लेथार्जिक फील करेगा, वो उठेगा, उसका काम करने को मन नहीं करेगा, थोड़ी सी उसकी जो आई साइड है वो कंपेरेटिवली तेज़ी से जो है विजन जो है वो फॉल होती है, और चलने में, काम करने में वो थोड़ा सा मतलब बेड विजन टाइप की जो है वो फील करेगा।
टाइटनेस फील करेगा, ड्राउजीनेस फील करेगा और इरिटेबल होगा, उससे जो है छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आएगा उसको, तो इस टाइप की चीज़ें उसकी होगी। और जो 3 सिम्टम जो मैंने आपको बताए वो तो अक्सर होती है। लेकिन इसके अलावा एक चीज़ और है, जिन लोगों की फैमिली हिस्ट्री है, जिनकी फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज़ की हिस्ट्री है और या जिनको मतलब जेनेटिक इनहेरिटेंस है, ऐसे लोगों को टाइम टू टाइम जैसे शुरू की एज से ही 20-25 साल से ही कोशिश करनी चाहिए कि अपना रेगुलर ब्लड शुगर चेक। तो सर इसमें क्या, जैसे कई सारे हमने टेस्ट के नाम सुने हैं कि टेस्ट कैसा, जैसे फास्टिंग होता है, पोस्टिंग होता है या HbA1c होता है, कौन सा टेस्ट वो टाइम टाइम करवा सकते हैं जिससे उन्हें चीज़ें ठीक से मालूम पड़ सके? देखिए, पहले तो ये था कि ब्लड शुगर सबसे जो आइडियल टेस्ट है वो तो आप रूटीन में जो पेशेंट नोट करे, जैसे कि वो मतलब पेशाब कर रहा है, पेशाब जाने पे एक मतलब ये क्रूड एक मोटी मोटी जान है, पेशाब गया तो देखता है कि मेरे पेशाब जाने के बाद उसमें चीटियाँ या चीटी जो है वो मतलब लगते हैं। हालांकि आजकल तो टॉयलेट्स वगैरह इस टाइप की ये चीज़ नहीं हो पाती, लेकिन इन केस ये कहीं नहीं उसको ये मौका मिल रहा है, वो देखेगा मानो उसकी पेशाब जाने के बाद चीटियाँ या चीटी जो है, चीटे जो है वो लगा ज़्यादा इकट्ठे हो रहे हैं तो थोड़ा डाउट करे। तो यूरिन के अंदर यदि ब्लड शुगर लेवल 180 से ऊपर होगा तो यूरिन में शुगर आना शुरू हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा जो टेस्ट के हिसाब से बात करिए आप, तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं नॉर्मल, प्री डायबिटिक और डायबिटिक। तो नॉर्मल के अंदर जैसे एक टेस्ट होता है HbA1c, ये हमको पिछले 3 महीने की जो शुगर है उसके बारे में मोटा मोटा आइडिया देता है। तो यदि इसकी जो मात्रा जो है वो 5.7 से कम है तो वो नॉर्मल है, ठीक है। 5.7 से 6.4% तक है तो इसका मतलब वो जो है प्री डायबिटिक में वो प्री डायबिटिक कहलाएगा, मतलब वो आगे चल करके उसको डायबिटीज होने की संभावना है। और 6.4 से ऊपर है उसको तो इसका मतलब वो डायबिटिक है। ये तो HbA1c की बात हुई। अब कि फास्टिंग शुगर की बात करें तो फास्टिंग शुगर 100 से कम है तो वो नॉर्मल है। और पीपी मतलब खाने के बाद तो फास्टिंग शुगर में ये ध्यान रखना है, हमें कम से कम 8 घंटे का गैप होना चाहिए। हमारी जो फास्टिंग शुगर मॉर्निंग की हो तो 8 घंटे पहले हम कुछ ना खाएं। अच्छा, पीपी मतलब खाना खाने के बाद शुगर है तो उसमें जो आइडियली जो होना चाहिए वो 200 ग्राम ग्लूकोज पीने के बाद। 200 ग्राम ग्लूकोज पीने के 2 घंटे बाद हम शुगर चेक कर रहे हैं, यदि हमारी शुगर 100 से 125 के बीच में है तो वो नॉर्मल है। और 140 से और अब या 140 तक है नॉर्मल मान लेंगे, और 140 से 199 तक है तो वो प्री डायबिटिक में काउंट हो जाएगी। तो ऐसे लोगों का आगे चल कर डायबिटीज का नाम है। और 199 से ऊपर है वो फ्रेंड डायबिटिक हो गए। तो इस तरह से हम इसको जो है HbA1c, अच्छा HbA1c की भी थोड़ी अपनी फैलेसीज है। HbA1c जो है वो आपको फास्टिंग मतलब आपकी पूरे जो डे की जो 24 घंटे के अंदर जो ब्लड शुगर है उसका एवरेज देता है। तो बहुत सी बीमारियों में जब जैसे एनीमिक पेशेंट है या उनको कोई बच्चा और डिजीज मतलब जॉन्डिस है या और बीमारियां हैं, कोई मतलब ब्लड मतलब कोई ब्लड डिसऑर्डर है, तो ऐसे केसेस में HbA1c डिस्टर्ब होता है। तो आइडियली हमको जो है वो फास्टिंग और पीपी ब्लड शुगर देना चाहिए और उसी से हमको लेवल करना चाहिए कि ये प्री डायबिटिक है या मीन्स ऐसा व्यक्ति जिसको डायबिटीज़ नहीं है बट फैमिली की हिस्ट्री है उसकी, उसे अपना टाइम टू टाइम पीपी और फास्टिंग ब्लड शुगर कराना चाहिए। बिल्कुल टाइम टू एटलीस्ट ये सिर्फ बेस्ट एक तरीका और भी है कि जैसे उसकी बर्थडे होती है तो अपनी बर्थडे पे अपना ब्लड शुगर चेक करा ली, या उसकी जो है उसकी मैरिज एनिवर्सरी होती है तो अपनी जो पत्नी का दोनों का ब्लड शुगर चेक करा ली। तो ये सारी चीज़ों के साथ जो है ना वो तो उसको एक मतलब ये भी याद है, मतलब जब जैसा उसको डायरी बनाने की ऐसा मुझे इस टाइप ब्लड शुगर चेक करनी है, ये करना है, वो करना है, ज़्यादा चीज़ नहीं है तो मोटी मोटी चीज़ याद रखे ना। तो सर ने बहुत अच्छा तरीका बताया कि अपने बर्थडेज, एनिवर्सरीज, किसी के बर्थडेज पर आप अपनी ब्लड शुगर चेक करा लें, अपनी फैमिली की पूरी की ब्लड शुगर चेक करा लें, जिससे कोई याद नहीं रखना पड़ेगा कि हमने लास्ट टाइम कब अपनी ब्लड शुगर चेक करवाई थी। तो ये एक बहुत ही अच्छा एक हेल्थ इनिशिएटिव हो सकता है आपके लिए, आपकी पूरी फैमिली के लिए और आपके आसपास जो लोग हैं उनके जानने के लिए भी, कि आपको देखकर वो भी ये चीज़ सीखेंगे, प्रैक्टिस में लाएंगे और हेल्दी रहने की कोशिश करेंगे। और यही मोटिव है हमारे हेल्दी इंडिया चैनल का कि आप स्वस्थ रहें, आपके आसपास के लोग स्वस्थ रहें ताकि समाज स्वस्थ रह सके। सर मेरा अगला क्वेश्चन ये है आपसे
कि ऐसे कोई इम्पोर्टेंट 3 या 4 सिम्टम्स हैं जो हर व्यक्ति को मालूम होना चाहिए कि वो डायबिटिक तो नहीं हो रहा? अच्छा क्वेश्चन है आपका। एक तो बिना किसी कारण के ज़्यादा भूख लगना, जल्दी जल्दी पेशाब जाना, खासतौर पर रात में फ्रीक्वेंसी का बढ़ जाना, ज़्यादा प्यास लगना, ये ज़्यादातर कॉमन सिम्टम्स होते हैं जो कि होते हैं। इसके अलावा या बिना किसी कारण के वजन का कम होना, या बॉडी के अंदर कोई भी घाव हुआ, कोई इन्फेक्शन हुआ ऊपर स्किन में, तो वो जल्दी जल्दी ठीक ना होना, ये कम से कम हम कह सकते हैं ये मेन कॉजेज है, ये साइंस है जिनको पेशेंट को ध्यान रखना चाहिए। सर जैसे अगर कोई व्यक्ति नॉर्मली खाना खाता कि गट ठीक रहती है, बट अगर बेवजह नॉर्मल खाना खाने के बावजूद भी उसकी गट में डिस्टर्बेंस आ रहा है, तो क्या क्या ये भी एक सिम्टम हो सकता है कि कहीं वो प्री डायबिटिक स्टेज में तो नहीं पहुंच रहा? हाँ, नहीं, प्री डायबिटिक स्टेज में हालांकि ये सिम्टम जो आप बता रहे हो ये बहुत कॉमन तो नहीं देखा जाता, लेकिन हाँ ये भी एक सिम्टम है, लेकिन ये यूजुअली इसको हम जो है कॉमन सिम्टम में काउंट करें, अब ऐसी बात तो नहीं है। या एक डायबिटिक पेशेंट को ऐसा हो सकता है? डायबिटिक पेशेंट को तो ऐसा होता है, जो फ्रेंड डायबिटिक होते हैं, जिनकी डायबिटीज जो है काफ़ी मतलब जो बढ़ी रहती है, ब्लड शुगर बढ़ा रहता है, तो ऐसे लोगों में तो इस तरह की प्रॉब्लम मिलती है। क्योंकि डायबिटीज के साथ बहुत सारी दवाएं भी ऐसी होती हैं जो कि थोड़ी सी ये प्रॉब्लम करती हैं, तो कुछ दवाओं की वजह से और कुछ जो है जो सिम्टम्स होते हैं जो डायबिटीज की वजह से, उनमें ऐसा होता है। लेकिन प्री डायबिटिक में यूजुअली इस तरह की बात नहीं मिलती। तो सर क्या क्या प्यास लगने का भी कोई इससे कनेक्शन है? बिल्कुल है, मैंने बताया ना आपको, ज़्यादा प्यास लगना, ज़्यादा भूख लगना और ज़्यादा जल्दी पेशाब आना बिना किसी कारण के, ये कोई और कारण नहीं है। पेशेंट मतलब वैसे उसको कोई डिजीज नहीं है, और फिर भी जो इस तरह की प्रॉब्लम वो बता रहा है, तो हमारा दिमाग जो है वो डायबिटीज की तरफ जो है जाना चाहिए, हमको ब्लड शुगर चेक करना चाहिए। तो आशा करते हैं आप में से बहुत सारे लोगों के कॉमन क्वेश्चंस का आंसर आपको मिला होगा कि व्हाट आर द सिम्टम्स टू लुक फॉर। इनको ध्यान दीजिए, नहीं सिर्फ अपने केस में बट आपके घर में और भी जो आपके परिजन हैं उनके ऊपर भी इन चीज़ों का एक चेक रखिए कि क्या उन्हें तो ऐसी कोई समस्याएं नहीं हो रही हैं, और अगर हैं तो अपने फैमिली फिजिशियन से अवश्य से कंसल्ट करिए और इसके चेकअप्स करवाइए। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि एक आम आदमी के लिए क्या बेसिक टेस्ट हो सकते हैं जिनसे वो जान सकते हैं कि क्या वो डायबिटिक हैं नहीं हैं, उनकी एक्चुअल बॉडी की स्टेज क्या है, क्या स्टेट है उनकी बॉडी? देखिए, पहले की बात करें तो पहले तो हम लोग थे, एक बायोटिक्स रिएजेंट आता था, तो बायोटिक्स रिएजेंट्स को 5 ml शुगर के अंदर जो यूरिन के अंदर डालते थे, जो ड्रॉप्स को उससे फिर उसको बॉईल करते थे, तो उसमें जो यूरिन का कलर चेंज होता था, ये सब टेस्ट पहले होते थे। लेकिन आजकल तो जो हमारे पास जो है एक्यू चेक करके जो है जो डिवाइस आ रही है, इतनी बढ़िया डिवाइस है, उसमें खाली आप अपना जो ब्लड को जो है एक फिंगर को प्रिक करिए, प्रिक करके आप एक स्टिक लीजिए और उसके अंदर जो है वो लगा के आप एक्यू चेक जो डिवाइस आती है उसको मीटर जो होते हैं, मीटर होते हैं इनको, तो उसको आप लगाइए और अपना आप चेक कर लीजिए। अब ऐसे लोग जो लोग जो है जिनको भी डाउट हो रहा है, जो पहले हमको बात की, तो ऐसे लोगों को ध्यान ये देने की बात है कि उनकी फास्टिंग, वो अपनी फास्टिंग और 200 ग्राम ग्लूकोज पीने के बाद अपनी ब्लड शुगर चेक करें। यदि उनकी फास्टिंग 100 या 100 से नीचे है, उन्हें कोई चिंता नहीं करनी है। यदि उनकी फास्टिंग 100 और 125 के बीच में आ रही है, तो वो मतलब प्री डायबिटिक की तरफ जो है बढ़ रहे हैं। और यदि उनके पीपी मतलब 200 ग्राम ग्लूकोज पीने के बाद अब 100 से अब 120 से और 140 के बीच में है, तो इतनी बहुत चिंता नहीं करनी है उनको। लेकिन 140 से और 199 तक या 200 तक हो रही है, तो वो प्री डायबिटिक वाली अब स्टेज में है। और तो उससे ज़्यादा हो रही है तो वो प्रेन डायबिटिक है। तो ऐसे लोगों को जो प्री डायबिटिक है, उनको तो जब मैंने पहले बताया आपको, अपनी जो है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन से वो उसको रेफर कर सकते हैं, कि बशर्ते कि उनकी फैमिली हिस्ट्री में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, उन्हें थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेनी है। बाकी ऐसे लोग जो है वो अपना लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करें, और जिनके 200 से ऊपर जो है आपका पीपी ग्लूकोज पीने के बाद मतलब पोस्ट पेरेंडियल 200 से ऊपर है, या फास्टिंग जो है जिनकी अब 120 से 125 से ऊपर है, उनको डायबिटिक के अपने ट्रीटमेंट के लिए अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। सर
आमतौर पर ये डिबेट होती है कि हम लैब पर जाकर ही ब्लड टेस्ट कराएं या जो ग्लूकोमीटर जो आजकल बहुत कॉमनली चल रहे हैं, बहुत प्रचलन में हैं सिर्फ वाले, तो क्या एक्यूरेसी में वो डिफरेंस होता है या वाकई में हम उन पे भरोसा कर सकते हैं? देखिए, पहले तो ऐसा होता था, लेकिन अब आजकल ग्लूकोमीटर जो है अच्छी कंपनी के, अच्छे क्वालिटी के आ रहे हैं। अच्छी क्वालिटी के आप जो है ग्लूकोमीटर से लें तो उनकी रिपोर्टिंग और जो लैब में आपका आती है उनकी रिपोर्टिंग करीब करीब सेम होती है। वो एक्चुअल में क्या है कि जो सैंपल जो हम जो फिंगर से करते हैं और जो यहाँ सैंपल लेते हैं उनमें 5 से 10% का अंतर होता है। लेकिन आजकल जो ग्लूकोमीटर इस तरह से आ रहे हैं वो ऑलरेडी जो है वो कैलिब्रेट होते हैं, उस ब्लड शुगर का मेजरमेंट उस हिसाब से करते हैं। तो इसलिए आपने लैब पे कराई या अपने ग्लूकोमीटर से टेस्ट किया, अब आजकल के टाइम में वो करीब करीब सेम। सर, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से जुड़ा हुआ है। ऐसे लोग जो जिनकी फैमिली हिस्ट्री है या वो प्री डायबिटिक्स हैं, क्या वो इसे रिवर्स कर सकता है और कैसे इसे रिवर्स किया जा सकता है? देखिए, एक तो थोड़ी सी चीज़ यहाँ पर एक हल्का सा अंतर हो गया। प्री डायबिटिक ऐसे लोग जिनके या फैमिली हिस्ट्री है या जिनके मतलब जेनेटिक इनहेरिटेंस है, ऐसे लोग, और ऐसे लोग जिनकी की फैमिली हिस्ट्री नहीं है। दोनों लोगों में जिन लोगों की फैमिली हिस्ट्री नहीं है वो लोग प्री डायबिटिक है, तो वो कंपेरेटिवली ज़्यादा अच्छे तरीके से मतलब ज़्यादा मतलब कॉम्पिटेंटली उनकी डायबिटीज मतलब रिवर्स हो सकती है, बशर्ते ऐसे लोग जिनकी की फैमिली हिस्ट्री है। तो उसमें थोड़ा सा ये है कि जेनेटिक चीज़ें होती है, लेकिन हाँ बेनिफिशियल दोनों के लिए है। दोनों के लिए बेनिफिशियल ये है कि उनका मानो जो जिनकी जेनेटिक इनहेरिटेंस फैमिली हिस्ट्री है तो वो अब आने वाले 3 या 5 साल में जो है वो डायबिटिक होंगे, तो वो 7 साल में 8 साल में मतलब उनका जो पीरियड है वो बढ़ जाएगा, वो डायबिटिक जो है मतलब लेट होंगे। और अब ऐसे जो जिनकी हिस्ट्री नहीं है अब उनकी जो है वो डायबिटीज मतलब रिवर्स होने में मतलब काफ़ी संभावना रहती है कि वो कितनी एफिशिएंटली अपनी डाइट कंट्रोल कर लें, अपनी एक्सरसाइज पर पूरा ध्यान दे लें और अपनी मेंटल स्ट्रेस किस तरह से कम कर लें। तो डाइट के अंदर तो मैंने बताई थी आपकी, जिनकी डाइट जो है शुगर फ्री, मतलब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में मेन जो प्रोटीन, वो सब जो मतलब रिच डाइट है उनकी। एक्सरसाइज जो लोग जो है वो जो अभी हम लोगों ने एक्सरसाइज की बात की है, प्रॉपर्ली एक्सरसाइज कर रहे हैं और जितना स्ट्रेस फ्री लाइफ जितना आराम से रह सकते हैं, जितने स्ट्रेस फ्री लाइफ बोल लेंगे तो उतनी ही उनके डायबिटीज रिवर्स होने की चांस होती है। और इस सब में सबसे बड़ा मेन रोल है वेट रिड्यूस होने का। जितना वो लोग अपना वेट रिड्यूस कर लेंगे, आप ये समझ लीजिए कि जैसे कि आदमी का, जिससे पहले की शायद कोई बात हुई, शायद आपसे बात हुई है कि जितने आपका जो एग्जिस्टिंग वेट है, यदि आपने 10% वेट कम कर लिया तो आपकी 50% जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है वो तो अपने आप कम हो जाए। आपकी हिसाब से ऐसे लोग जिनकी फैमिली हिस्ट्री है उन्हें ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि अगर वो प्री डायबिटिक स्टेट में हैं तो कॉशन रखेंगे तो उसको डिले तो कर ही सकते हैं एंड अगर वो नहीं रोक पाए तो आराम से डिले करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो दिस पॉइंट शुड बी नोटेड कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो अपना ज़्यादा ख्याल रखिए, और अगर नहीं भी है ख्याल तो तब भी रखना है। अब आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि आप में से किसका वेट ज़्यादा है या किसकी फैमिली हिस्ट्री है। इसके अलावा आप में जिनका वेट ज़्यादा है उनके लिए एक वीडियो अवेलेबल है, हमारे चैनल पर जाकर विजिट करिएगा। लिंक हम आई कार्ड में यहाँ ड्रॉप कर रहे हैं, लास्ट में जाकर उस वीडियो का अवश्य चेकआउट करिए। सर, वैसे तो डाइट पे बहुत सारी बात हो चुकी है, बट हमारे दर्शक स्पेसिफिकली जानना चाहते हैं क्योंकि हमसे भी ये क्वेश्चन होता है वीडियो में कि सर ऐसे कौन से फल सब्जियाँ हैं जो हम डायबिटीज़ में ले सकते हैं, स्पेशली अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल रखने के लिए या कम करने के लिए, बट थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, मैं आपको पूरी डाइट के बारे में एज ए होल सारी बात बता रहा हूँ। जी, फल सब्जी की तो बात हुई, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि हमारी डाइट के अंदर 2 मेन पार्ट है जी, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। जी, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर आ गई प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट। हम डाइट ऐसी लें जो कि प्रोटीन से ज़्यादा, हमारी डाइट में जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में प्रोटीन की मात्रा कम से कम 20 से 25% हो, फैट की मात्रा जो है वो 25 से 30% हो और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 50% के आसपास हो। जो लोग प्लान डाइट लेते हैं, हम तो उनकी बात कर रहे हैं। अच्छा, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में जैसे हमारी जो इंसुलिन है, मैंने बताई थी आपको, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में जैसे कैल्शियम है, जिंक है, मैग्नीज है, सेलेनियम है, ये सारे जो ये जिंक, ये जो इंसुलिन जो हमारी बनती है उसके अंदर इनका बहुत बड़ा रोल होता है। तो
ये जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो कैसे मिलते हैं? फ्रेश फ्रूट से, वेजिटेबल से। तो हमारी जो डाइट के अंदर जो ग्रीन वेजिटेबल्स खासतौर से वो डाइट रिच होनी चाहिए, और फ्रेश फ्रूट्स। कम से कम हमको दोनों वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल मिला के उसकी मात्रा कम से कम 600 से 800 ग्राम पर डे चाहिए। 600 ग्राम से 800 ग्राम जो है इतनी होगी तो हमारे जितने जो मतलब, और सीजनल हमको जो है फ्रूट्स, सीजनल वेजिटेबल्स लेनी चाहिए। ये जो एक लोगों को खाने है साहब जो है, इसमें हम ये वाला जो अभी सीजन में ये खाएं जैसे आजकल एक बड़ी कौन सी चली है, जो पेशेंट आता है तब कीवी फल दे रहे हैं, कीवी फल। एक उसके दिमाग के अंदर जैसे मेरे आजकल जो बहुत जैसे प्लेटलेट्स के अंदर भी या कोई भी वीकनेस वगैरह होती है, हर पेशेंट की बात होती है सब कीवी फल दे रहे हैं। तो एक उन्होंने क्या समझ रखा है, एक तरह का मतलब अमर वो दे कहना चाहिए, मतलब अमृत है जो कीवी फल दे दें। तो ऐसा नहीं है, आप जो भी सीजनल फ्रूट्स है उनको खाइए, सीजनल वेजिटेबल्स है उनको लीजिए, लेकिन उनकी मात्रा एक अच्छी खासी मात्रा होनी चाहिए। सर, लोगों का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि डायबिटीज़ में हम आटा कौन सा यूज़ करें, तो थोड़ा इस बारे में बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि डायबिटीज के अंदर मेन चीज़ ये है कि आप जो चीज़ वाइट है वो ना यूज़ कर रहे हैं, जैसे वाइट आटा, वाइट शुगर और वाइट राइस, कोई चीज़ एकदम वाइट है वो यूज नहीं करनी है। तो अब वाइट आटा क्या हुआ कि मैदा हुई, तो मैदा यूज नहीं करनी है। आपको जो आटा जो है जिसके अंदर, जिसको हम लोग अपनी भाषा में मतलब भूसी बोलते हैं, ये फाइबर साथ में होता है, वो यूज़ करना चाहिए। मैदा वाला जो आटा, जो आजकल जो मार्केट में आटा आता है ना, वो इतना पीस देते हैं और थोड़ा देते हैं, उसके अंदर जो फाइबर वाला कंटेंट कम हो जाता है। तो जितना आटा जो है जिसके अंदर फाइबर कंटेंट ज़्यादा होगा ना, उतना आटा इस तरह से मतलब मोटा अनाज भी जो गेहूँ के साथ, जैसे गेहूँ चना है या रागी है या और भी जौ है, इस टाइप का आटा जो है हम लोग यूज़ करें तो काफ़ी मतलब यूज। जैसे आप मिलेट्स के बारे में बता रहे थे कि गेहूं के तक मोटे अनाज जो मिलेट्स हैं हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं, तो क्या हमें इनका रेशियो रखना चाहिए? क्योंकि ये बहुत क्वेश्चन आता है कि सर क्या हम मल्टीग्रेन आटा यूज़ कर लें या हम क्या रेशियो रखें कि हमारी चीज़ें अच्छी रहें? देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। ये आजकल ये फैशन हो गई है मिलेट्स की, मोटे अनाज की, ऐसा मोटा अनाज खाना है, मिलेट्स खाना है, उसी से हमारा जो है वो ब्लड शुगर लेवल कम होगा, या उसी से हमारी जो है वो हेल्थ जो है, जो हमारा वेट कम होगा। ये एक पूरी भ्रांति है। आप बड़ा मोटा सिद्धांत ये है, जितनी भी आजकल जो है ये फूड इंडस्ट्री चल रही है या जो कुछ भी इस तरह की जो बिजनेस चल रहा है, इसमें एक ही बात है, कैलोरी आउटपुट, कैलोरी इनटेक। किसी भी रूप में आप कैलोरी जो आप ले रहे हैं और कैलोरी खर्च कर रहे हैं, यदि आप कैलोरी ज़्यादा ले रहे हैं, कम खर्च कर रहे हैं, आपका वेट बढ़ेगा तो आपको डायबिटीज होगी, आपको ब्लड प्रेशर होगा। आप कैलोरी कम ले रहे हैं, ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, आप यदि ओवर वेट है उस केस में तो आपका वेट कम होगा, तो आपका वेट कम होगा तो डेफिनेटली आपको मतलब डायबिटीज होने के चांसेस भी कम होगा, डायबिटीज भी आपकी ग्रुप बनेगी, आपका ब्लड प्रेशर भी कम ग्रुप बनेगा, आपका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी मतलब जो है वो दूर होगा। तो इसलिए इन सब चीज़ों को एप्रोप्रिएट क्वांटिटी में लें। आप अपने टेस्ट के हिसाब से गेहूँ का जो आटा है वो मतलब उसके जो जरा मतलब एकदम मैदा हो गई वो चीज़ ना लें। आप जो उसी वाला आटा है जो साथ में फाइबर है उसका वो लें, साथ में आप रागी ये सब जो आप दिलाएं अपने टेस्ट के हिसाब से। लेकिन इम्पोर्टेंट बात है, बड़ी मोटी बात है कि जितनी आपकी डाइट है, जो आपकी भूख है, उसका आप 3/4 खाएं। और बल्कि मैं तो कहूँगा गुड डाइट आप 2/3 लें और बाकी जो 3/4 करने के लिए रेस्ट क्वांटिटी जो है ना, जो आपके सदैव के रूप में जो आपकी वेजिटेबल्स है या उनके साथ करें। फ्रूट्स को प्रेफरेबली मैं तो कहूँगा कि फ्रूट्स आपको एम्प्टी स्टमक लेने चाहिए। फ्रूट्स यूज होती जो जैसा आप खाना खाते हैं, खाना खाने से पहले आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो है वो आप ले लें, थोड़ी आपकी तमी फिलिंग होगी, उसके बाद आप खाना भी थोड़ा कम खाएंगे। तो ये इस टाइप, और इसके बावजूद भी आपकी जब आप पूरी जो आपका जब डाइटी आपकी हो रही है तो आप उससे पहले ही खाने को रखें। और पानी खास तौर से जो है वो खाना खाने के आधा घंटे बाद, 1 घंटे बाद है। तो सर के कहने के अनुसार बात ये है कि इस फैशन को तोड़िए, इस फैशन को छोड़िए कि खाली मिलेट से ही आपका वेट कम होगा या आपकी डायबिटीज कंट्रोल होगी। राइट। एज अ होल अपनी डाइट को बैलेंस करिए
जिससे आपका जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है खाने की वो बनी रहे, जो कैलोरीफिक इंडेक्स है, जो कैलोरी है आपके पूरी डाइट की वो मैनेज रहे। इस तरह से आप अपनी शुगरों को कंट्रोल कर सकते हैं। रहा सवाल एक आइडियल बैलेंस डाइट का, तो उसके लिए एक वीडियो चैनल पर है जिसका लिंक आपको यहाँ मिल जाएगा राइट अपर कॉर्नर में, कि बैलेंस डाइट आप कैसे ले सकते हैं और क्या शेड्यूल में आप उसे ले सकते हैं, जाकर से अवश्य देखिए। सर जैसा अभी आप कह रहे थे कि अगर किसी का वेट ज़्यादा है तो उन्हें अपनी डाइट को कंट्रोल रखना चाहिए। इसी से एक और क्वेश्चन अराइज होता है, सर क्या पतले लोगों को डायबिटीज़ नहीं होती? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, क्योंकि अभी जो हम लोगों ने बात की थी ना, जेनेटिक्स की बात की थी जी, और फैमिली हिस्ट्री की बात की थी, तो ये जेनेटिक डायबिटीज़ के अंदर जेनेटिक्स का ही बहुत बड़ा रूल है। अच्छा, और आपको एक चीज़ बता दूँ मैं, ये एक केवल ये मेरे तरह से आप डायबिटीज़ केवल जो है वो पैनक्रियाज में जो सेल्स है, जो इंसुलिन कम बनती है उसकी वजह से ही होती है, ऐसी बात नहीं है। एक हम लोग या एक ऑक्टेट थ्योरी की है, उसके अंदर बॉडी के अंदर डिफरेंट पार्ट की जो एफिशिएंसी कम होती है उसकी वजह से, जैसे ब्रेन के अंदर कोई प्रॉब्लम्स होती है उसकी वजह से डायबिटीज होती है, कि हमारे लिवर प्रॉपरली, लिवर का मेन काम है ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करना, या जो लिवर ढंग से काम नहीं कर रहा है तो जो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो डायबिटीज होती है। किडनी का हमारा मेन काम है कि किडनी से जो है वो मतलब जो शुगर जो है एक लेवल के बाद जो है शुगर थोड़ी सी मतलब एक्सीड होती है, तो यदि हमारे जो ग्लोमेरुलर ट्यूब्यूल है वो ढंग से काम नहीं करेंगे तो जो किडनी ढंग से काम नहीं करेगी तो डायबिटीज होने के चांसेस है। हमारे अंदर मसल मास कम है या मसल ढंग से जो है ग्लूकोज को यूटिलाइज नहीं कर रही है तो डायबिटीज होने के चांसेस होंगे। जो बहुत ज़्यादा लोग फैटी हैं या जो फैटी में जिनका जो फैट जो है वो इंसुलिन को रेजिस्टेंस करता है, तो ऐसे लोग जो है, तो जो फैटी लोग हैं या जिनकी के जो मतलब जो फैटी प्रॉब्लम इस टाइप की है जो कि इंसुलिन को रेजिस्टेंस करता है, तो ऐसे लोगों में भी डायबिटीज होने के चांसेस रहते हैं। तो इस तरह से जो है ये ऑक्टेट थ्योरी जो है ये डायबिटीज जो कॉज करने की मेन कॉज है, तो उसमें मोटे लोग भी आ गए, पतले लोग भी आ गए। तो इसलिए, लेकिन हाँ ये है कि पतले लोगों में कंपेरेटिवली डायबिटीज और स्ट्रेस वाला पार्ट है, तो स्ट्रेस तो मोटे लोगों में ही होती है, पतले लोगों में ही होती है। तो इसलिए पतले लोगों में डायबिटीज कम होती है, लेकिन ज़्यादातर परसेंटेज जो है जो ओवरवेट लोग होते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल होती है, जो कि पतले लोगों में भी ऐसे होते हैं, उनकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल होती है, वो भी आजकल तो ये बहुत हो रहा है। हाँ, तो इसलिए वो एक पार्ट है। तो पतले लोग भी ये ध्यान रखें कि इस भ्रम में तो बिल्कुल ना रहें कि आपको डायबिटीज़ नहीं हो सकती। डाइट का आपको भी उतना ही ख्याल रखना है जितना मोटे लोगों को रखना चाहिए। सर माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि जैसे आपने बताया था कि डाइट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है डायबिटीज कंट्रोल में, क्या इसी तरह फिजिकल एक्टिविटी, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सरसाइजेज भी रोल प्ले करती है हमारे डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए? हाँ, डेफिनेटली। जिस तरह से ये मतलब डाइट के साथ जो एक्सरसाइज, ये भी जो है ना, हम जो मेनली हमारा लाइफ स्टाइल मोडिफिकेशन का ही एक पार्ट है, तो एक्सरसाइज तो कहना चाहिए कि ये प्राइमरी नीड है, बेसिक नीड है हमारी। अब इसको थोड़ा और स्पेसिफाई करें तो वी कैन डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, एक्सरसाइज इन यंग्स, एक्सरसाइज इन एडल्ट्स। अब यंग्स के अंदर वो एक्सरसाइज जो भी उनकी हॉबी है, स्विमिंग है, रनिंग है, प्लेइंग है, साइकिलिंग है, जॉगिंग है, जो उनका शौक है, क्योंकि देखिए एक्सरसाइज एक चीज़ आदमी अपने टेस्ट करता है, तो जो उसका टेस्ट है तो उसको अब एटलीस्ट जो है कि 150 to 170 to 180 मिनट्स, 150 to 180 मिनट्स अब एक हफ्ते के अंदर एक्सरसाइज करनी चाहिए। और एक्सरसाइज उसकी जो वेगरस एक्सरसाइज होनी चाहिए, मतलब दमदार एक्सरसाइज होनी चाहिए, और कम से कम 2 सिटिंग हफ्ते में उसे वेट्स वाली भी करनी चाहिए। वेट्स में जो है जैसे उसकी कैपेसिटी के हिसाब से जो भी वो वेट्स वाली एक्सरसाइज करता है, क्योंकि वेट्स का मेन पार्ट जो होता है कि वेट्स से आपकी मसल डेवलप होती है। और डायबिटिक पेशेंट में या वैसे भी जो है जो ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन जो है वो मसल्स में मैक्सिमम होता है, तो यदि आप मसल आपकी बिल्डिंग अच्छी है तो डेफिनेटली जो है आपकी ग्लूकोज जो है वो एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा, तो आपकी ब्लड शुगर जो है वो अच्छे से फिल्टर होगी। अब बात रही एडल्ट्स की, तो एडल्ट्स के अंदर भी कोशिश ये करनी चाहिए उनकी अपने सामर्थ्य के हिसाब से वो वही टाइमिंग से, मतलब पीरियड वही है 150 से 180 मिनट की जो एक हफ्ते के अंदर भी रखें हो, और वो कुछ ना कर सके तो वॉक करें। वॉक भी उनकी जो रिस्क वॉक होनी चाहिए कम से कम जो उसकी अपने सामर्थ्य के हिसाब से। और इसके अलावा
यदि वो कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जो वेट्स वाली जो है वो कर सकते हैं, तो उनको कोशिश ये करनी चाहिए कि वो भी अपनी सामर्थ्य के हिसाब से वेट को करें, लेकिन वेट्स के लिए धीमे धीमे बढ़ाएं। वेट्स को एकदम ना करें, जैसे बहुत शुरुआत जो लोग ये शुरू कर रहे हैं उनको चाहिए पहले कम वेट से करें, ऐसे बड़े लोग उसके लिए और धीमे धीमे जो है उस वेट्स को बढ़ाएं। तो यहाँ पर अब एक बात और इम्पोर्टेंट है कि एडल्ट्स के अंदर जैसे उनकी डायबिटीज 300 से ऊपर है, और यंग्स में भी, तो अब ऐसे लोगों को विगरस एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। नहीं तो लोगों को पहले अपनी शुगर को कम करना चाहिए, फिर करनी चाहिए। और दूसरा, ऐसे लोगों को ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि अपनी एक्सरसाइज शुरू करने से पहले ब्लड शुगर चेक करें, ड्यूरिंग आफ्टर एक्सरसाइज ब्लड शुगर जो चेक करें कि उनकी बॉडी जो है एक्सरसाइज से बॉडी को किस तरह रेस्पॉन्ड कर रही है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए चाहे वो यंग हो या एडल्ट हो, और खासतौर से एडल्ट, तो खासतौर से लोग जो है वो एक्सरसाइज करने से पहले और एक्सरसाइज करने के बाद वो ब्लड शुगर को टेस्ट करें, उसका पैटर्न दिखे, या ज़्यादा विगरस चेंजेस हैं तो अपने डॉक्टर से मिलें, ये थोड़ा बहुत पैटर्न है तुम्हें। और दूसरा, जब आप एक्सरसाइज करने जा रहे हैं तो उससे, जैसे विगरस एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, खासतौर से यंग चेस्ट हैं या मतलब आपकी रनिंग साइकिलिंग कर रहे हैं, तो उससे पहले थोड़े से स्नैक्स वगैरह लें, उसके बाद करें। सर, कई बार लोग ये कहते हैं कि हमारी एज ज़्यादा है, हम योगा ही करेंगे, तो तो ऐसा कोई क्या एज बैरियर है कि लोग वर्कआउट नहीं कर सकते या लाइट वेट ट्रेनिंग नहीं करते, वो जिम नहीं जा सकते, क्या उन्हें योगा ही करना चाहिए? क्या ऐसा भी कोई मिथ है? ये सब बड़ी अच्छी बात पूछी आपने। मैं कह रहा हूँ, यदि कोई आदमी ढंग से योगा करता है और उसका योगा करने का टाइम जो है वो 30 से 40 मिनट है, योगा के अपने कुछ पैरामीटर्स हैं, वो एक वो तो आपको एक पूरा ट्रेनर जो है बता देगा। तो वो यदि आप योगा भी ढंग से करते हैं और खाली योगा करते हैं, वो भी आपकी डायबिटीज़ के लिए काफ़ी यूजफुल है। मतलब जो डायबिटिक पेशेंट हैं, इवन प्री डायबिटिक्स है, सारे लोगों के लिए बहुत यूजफुल चीज़ है। योगा के अपने बहुत से फ़ायदे ऐसे हैं जो कि आपकी एक्सरसाइज में जो कि नहीं है, क्योंकि एक्सरसाइज तो आपकी हॉबी के हिसाब से होती है, लेकिन योगा को आप करेंगे और आप रेगुलर कर रहे हैं तो डेफिनेटली योगा इज़ वेरी हेल्पफुल। लेकिन योग जो है, जो करने के लिए आपको प्रॉपर एक ट्रेनिंग होनी चाहिए, और जो डायबिटिक पेशेंट है उनके लिए डिफरेंट आसन है, स्पेसिफिक आसन है, वो करने चाहिए। साथ में आप इसको प्राणायाम को और ऐड कर लें तो आपके लिए योगा एक कंप्लीट पैकेज है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। सर, हमारे पेशेंट्स का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, एक बहुत बड़ा परसेंटेज है जिनकी गलती एक होती है कि वो कई बार डाइट मेंटेन कर रहे हैं मॉर्निंग से लेके आफ्टरनून तक, बट इवनिंग आते आते अपना कंट्रोल खो देते हैं और स्नैक्स के नाम पे कुछ भी खा लेते हैं। तो क्या कुछ ऐसे स्पेसिफिक स्नैक्स हैं जो वो ले सकते हैं और उनके शुगर लेवल्स हैं वो भी कंट्रोल्ड बने रहें? देखिए, आजकल तो अब स्नैक्स की वैरायटी मतलब कमर्शियली इतना मार्केट हो गया है कि मतलब डिफरेंट टैग लगा के डिफरेंट उससे जो है आजकल स्नैक्स मार्केट में बहुत सारे हैं, और घर पे भी आजकल नई नई फैशन में बहुत सारी चीज़ें बनती रहती है। लेकिन हमको बेसिकली जो चीज़ ध्यान रखनी है, वो चीज़ नहीं करनी है जी, वो चीज़ है कि स्नैक्स के अंदर हमको ऐसा कोई भी स्नैक नहीं लेना है जिसके के अंदर हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। अब हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसी में होगा जिनके अंदर जो है कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा हो। अब कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होगी, उसमें मेन चीज़ भी से ये होती है कि कार्बोहाइड्रेट में भी जो उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स से मतलब तो आप समझते होंगे कि जो बहुत जल्दी जा करके बॉडी के अंदर जो है वो एब्जॉर्ब होते हैं, तो ऐसी जो स्नैक्स होते हैं वो आपका शुगर लेवल बढ़ाते हैं। तो हमको एक तो ऐसे मतलब जो फूड या फूड कह लो या फ्रूट्स कह लो या सैलेड ले लो, ऐसे लेने हैं जिनमें के फ्रूट्स में खास तौर से जिनका कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। तो इसमें मेन चीज़ ध्यान रखनी है कि जो बहुत मीठे फल हैं वो नहीं लेनी है, और मीठे फलों में भी जैसे बहुत पके हुए फल हैं वो नहीं लेनी है। सपोज केला है, केला आपका थोड़ा सा पका हुआ है तो उसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ी अलग है, लेकिन बहुत पका हुआ केला है तो उससे ग्लाइसेमिक इंडेक्स अलग है। तो केला आपको माना खाने का मन है, शौक है, तो आप ले सकते हैं, लेकिन कम पका हुआ हो। और यूजुअली ये कि मतलब खासतौर से आप ये केला हुआ, आम हुआ, चीकू हुआ, इस तरह के फल जो है
हम अवॉइड करें तो अच्छा। हमको लेना चाहिए, हम लेने की प्रेफर करें तो एप्पल ले सकते हैं, हम पपीता ले सकते हैं, हम जैसे खरबूज ले सकते हैं, जैसे के हिसाब से अमरूद ले सकते हैं, बेर ले सकते हैं। तो इस टाइप के फल जो कम मीठे होते हैं उनको हम ले सकते हैं। और शाम के टाइम में या बहुत ज़्यादा माने तो हम मतलब भुने हुए चने ले सकते हैं, या आपके भुने हुए जो मेवा जो होते हैं, मेवा जो होती है वाइट टाइप होती है, उसको जो है वो ले सकते हैं। तो इस तरह के ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं हम थोड़े से, जैसे मतलब रोस्टेड जो है बादाम है या रोस्टेड काजू तो खैर थोड़ा सा हाँ फिर भी ले सकते हैं। सो आई होप आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा ठीक से, क्या आपको अवॉइड करना है, क्या खाना है। फर्दर अगर अभी भी आपको कोई डाउट रहता है तो हमारे पास डेडिकेटेड वीडियोस अवेलेबल हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स के अकॉर्डिंगली, क्या खाना है क्या नहीं खाना एक डायबिटिक पेशेंट को। इसका लिंक यहाँ पर आपके लिए हमने दिया हुआ है। सर, एक डायबिटिक पेशेंट के लिए या खासकर कहें तो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ जैसे पेशेंट को, उसके लिए क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं जिसका उसे ख्याल रखना चाहिए और अपने शुगर लेवल्स को कंट्रोल में रखना चाहिए। देखिए अच्छी बात है, पहले तो आप समझ लीजिए एक बार किसी को मतलब डायबिटीज हुई तो कॉम्प्लिकेशंस तो उसको होंगे, लेकिन यूजुअली यदि आपकी डायबिटीज से कंट्रोल्ड है तो कंट्रोल होने की वजह से जो कॉम्प्लिकेशन आपको जो है वो 10 साल या 20 साल पे हो रहे हैं वो और लंबे टाइम में होंगे। राइट। तो इसलिए जब आपको डायबिटीज मतलब डायग्नोस हो गई तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप अपनी डायबिटीज को पूरी तरह से कंट्रोल करें। और कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले तो आप अभी जिससे बताया मैंने कि लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन को देखिए और उसके बाद आप दवाओं पे आएँ, दवा भी आप ढंग से लीजिए। अब कॉम्प्लिकेशंस के अंदर क्या होता है, एक्चुअल में डायबिटीज ऐसा कोई दिक्कत नहीं करती है। डायबिटीज जो है, जो मेन जो प्रॉब्लम्स होती है वो डायबिटीज के अंदर कि जो हमारे बॉडी के अंदर जो मैं शुरू में आपने कहा था, जो ब्लड वेसल्स है, जो ब्लड को जो सप्लाई करती है बॉडी में, जो ब्लड वेसल्स है डिफरेंट ऑर्गन्स को सप्लाई करती हैं, वो अफेक्टेड होती है। जो ब्लड वेसल्स हैं वो या तो वो इतनी कमज़ोर हो जाती है कि वो वहाँ से उनके फटने का डर रहता है, या वो ब्लड वेसल्स के अंदर जो एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से उनका ल्यूमेन इतना कम हो जाता है कि वो सप्लाई कम करती है। इन दोनों ही स्टेजेस में जिन मतलब बॉडी ऑर्गन्स को ये ब्लड वेसल सप्लाई करती है वो अफेक्टेड होती है। अब इसको हम डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट में, मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो के अंदर जो कॉम्प्लिकेशन जो होती है ब्लड सप्लाई में, जैसे हमारा मेन हार्ट है, ये हार्ट के अंदर जो ब्लड सप्लाई करती है यार वो अफेक्टेड होंगी तो हमारी हार्ट के अंदर जो है जो एंजाइना, कुछ चलने में आपकी जो है चेस्ट पेन होना, तो मतलब थोड़ी घबराहट होना, या हार्ट रेट ज़्यादा तेज हो जाना, या फिर यदि वो वहाँ पर रप्चर वगैरह होता है तो वो मायोकार्डियल इंफार्क्शन हार्ट अटैक वाली बात होती है, वो वाली बात होती है। अब ऐसे ब्रेन के अंदर आपको जो प्रॉब्लम होती है तो आपको पैरालिसिस का अटैक होने का चांसेस रहते हैं, या शुरू में मानो हल्की हुई है तो आपको सप्लाई नहीं हो रही है तो चक्कर वगैरह आना, गरीना, डिप्लोपिया, जो भी कॉम्प्लिकेशन होते हैं वो आपके होंगे। अब ऐसे ही आपकी जो पेरिफेरल जो वेसल्स हैं उनकी सप्लाई कम हो रही है तो आपको चलने में लेग क्रैम्प्स होना, मतलब जो बेस का पैरों में सूजन आना, जरा को चलने में मतलब थकान होना, ये सारी चीज़ें होगी। तो इसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं सेरेब्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन, दिमाग के, या कार्डियोवास्कुलर हार्ट की प्रॉब्लम, पेरिफेरल वास्कुलर जो हमारे जो पैरों की जो प्रॉब्लम होती है। फिर आ गई माइक्रो कॉम्प्लिकेशंस। माइक्रो कॉम्प्लिकेशंस के अंदर जो बॉडी के बहुत छोटी, जहाँ पर जो हमारे आर्टरीज जो ब्लड सप्लाई करते हैं, बहुत छोटी जो आर्टरीज की जो एंड जो ब्रांचेज होती है जो उन ऑर्गन सप्लाई करती है उनका अफेक्टेड होना। उसमें सबसे कॉमन है कि रेटिनोपैथी, मतलब जो आइज के अंदर जो रेटिना होती है उस अफेक्ट होती है, तो उसके जो भी कॉम्प्लिकेशन होती है वो आएगी। फिर मतलब नेफ्रोपैथी, हमारे गुर्दे के अंदर जो मतलब जो गुर्दे की वजह से सूजन आना और गुर्दे की वजह से आपके यूरिन के अंदर एल्बुमिन का जाना और उसकी वजह जो प्रॉब्लम होती है वो सारी होती है। फिर न्यूरोपैथी, जो हमारी जो नर्व्स होती हैं उनकी जो माइल्ड जो आर्टरीज होती हैं जो सप्लाई करती है, वो यदि प्रॉपर सप्लाई नहीं होगी तो फिर नर्व्स का जो फंक्शन है वो कम होगा। तो क्या होगा, सब पैरों में जलन होना, पैरों में मतलब भारीपन होना। इसके अलावा जैसे जब कोई जैसे मतलब कीला चुभ रहा है, पिन चुभ रहा है, मतलब बर्निंग सेंसेशन होना, सारी चीज़ें होती है। अच्छा, मैक्रो कॉम्प्लिकेशन में पैरों के अंदर आपके डाइट पे फुट पता लगा
और इसमें जब माइक्रो में भी आता है तो ये उसमें क्या होता है कि जो पैरों के जब फंक्शन खत्म हो जाते हैं तो उसकी वजह से वो पैर में कोई घाव हुआ तो आपको घाव मालूम नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसमें पेन नहीं होता। तो धीमे धीमे जब बाद में पता लगा कि आपका वो घाव पड़ा हो गया तब आपको मालूम पड़ा। तो इसलिए ऐसे लोगों को ये भी ख्याल रखना चाहिए जो बचाव के लिए कि एक तो कील वाले जूते वगैरह जो होते हैं वो ना पहने, और दूसरा शूज़ वगैरह सॉफ्ट शूज़ पहने, सॉक्स पहने। शाम को अपने जो ये पैर है, पैरों को अपने थोड़ा वॉच करने का पैर में कोई घाव तो नहीं है, कोई चोट तो नहीं है, उसको भी दिमाग में रखें। और जूता जो है कपड़े के पहने और एक नंबर बड़ा जूता पहने। तो ये थोड़ी प्रिकॉशन है जो हमको रखनी चाहिए, तो जिससे कि हमारे जो कॉम्प्लिकेशन है ना वो आगे नहीं बढ़ेंगे, और बढ़ेंगे भी तो उनको दूर बढ़े। सर यहाँ तक तो हमारे दर्शकों ने समझ लिया कि डायबिटीज़ क्या होती है, क्या हमें डाइटरी चेंजेस एक्सरसाइज करने चाहिए। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आज की मॉडर्न वर्ल्ड में क्या ट्रीटमेंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं जिनसे हम अपने ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल में रख सकते हैं। अब आज के टाइम में यदि किसी को डायबिटीज है तो उसको ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे आर्मामेंटेरियम में हर तरह की दवाएं हैं जो कि ब्लड शुगर को टाइट कंट्रोल कर सकती है। अच्छा, टाइट कंट्रोल ब्लड शुगर आप जब भी कर सकते हैं जबकि आप के पास एक अच्छा साधन है, मतलब कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग की, और वो उसकी भी आजकल डिफरेंट चिप्स डिफरेंट डिवाइसेस हैं जिससे कि हम आप जो है कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग कर सकते हैं। जैसे आजकल हम लोग वो देखते हैं लोगों के आम पे लगा टैग लगा होता है। हाँ, लेकिन यहाँ मैं एक बात और कहूँगा कि आप सपोज जो लोग जो है वो टैग नहीं लगा सकते, थोड़ा सा कॉस्टली अफेयर है वो भी है, तो उन लोगों को चाहिए कि अब एक हफ्ते की शुगर जो है वो नोट कर। वो कैसे होगी, लिख लीजिएगा। अब एक दिन फर्स्ट डे आप जो खाली पेट शुगर जो है नोट कर लें। जहाँ तक ग्लूकोज मीटर आज सबके पास होते हैं आजकल, तो वो उससे बोलते घर पे आप आराम कर सकते हैं। पहले दिन आपने जो खाली पेट शुगर चेक की, सेकेंड डे आप नाश्ते के 2 घंटे बाद कर लें, थर्ड डे आप जो लंच जो आप लेते हैं, जो मील लेती है उससे पहले कर लें, फोर्थ डे आप उसके 2 घंटे बाद कर लें, फिफ्थ डे आप जो अपना लेते हैं उससे पहले कर लें, और सिक्स्थ डे उसके 2 घंटे बाद कर लें। और एक और इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको, कायदे में आपको ब्लड शुगर जो है वो रात में 3 बजे की एक बार करनी चाहिए। उससे क्या होता है, नोट करिएगा सारी चीज़ें। 3 बजे जो है मैक्सिमम लिवर से जो है ग्लूकोज एक्सर्शन मैक्सिमम होता है। तो यदि ये आप शुगर मोटी मतलब चेक कर लेंगे तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि हमारी फास्टिंग पीपी सुबह की, दोपहर की या शाम की किस टाइम की वो है। तो वो आप अपने ट्रीटमेंट में हम उसमें जो पर्टिकुलर ड्रग हमको इंसुलिन बढ़ानी है या हमको जो ओरल ड्रग है वो बढ़ानी है वो हम कर सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं ट्रीटमेंट पे। सबसे पहले तो हमारा मेन वेपन है इंसुलिन। आजकल इंसुलिन की वैरायटी इतनी अच्छी आ गई है, इतने टाइप से आ गई है, जिसको हम शॉर्ट एक्टिंग भी कहते हैं, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग भी कहते हैं, लॉन्ग एक्टिंग भी कहते हैं। और ये इंसुलिन जो मतलब डिफरेंट ब्रांड नेम से आती है। अब उनको जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया था, ग्लूकोज की इनकी जो है टेस्ट होने के बाद उसी हिसाब से हम जो शुगर हमको इंसुलिन दे सकते हैं। और इंसुलिन के अंदर एक आजकल ऐसी भी है जो कि हम केवल दिन में एक बार देते हैं, और एक इंसुलिन रिसेंट भी आई है ऐसी जिसका कि असर 72 आवर्स तक रहता है। तो उसमें हम ये है कि हम सपोज हम जो इंसुलिन उस टाइम पर नहीं ले पा रहे हैं, पहले ये जैसे कॉमन इंसुलिन है हमको सुबह शाम लेनी पड़ रही है, दोपहर में लेनी पड़ रही है, दिन में लेनी पड़ रही है, अब उससे हम केवल दिन में एक बार पे आ गए हैं। लेकिन मानो हमारा दिन में एक बार भी उस टाइम पर हम भूल रहे हैं, तो हमारे पास इतना मार्जिन है कि हम 2 घंटे पहले 2 घंटे बाद में भी लेंगे तो भी हमारी ब्लड शुगर मेंटेन रहेगी। यहाँ मैं एक बात जरूर कहूँगा, यदि आप यंग है, बिजी प्रोफेशनल्स है, तो आपको टाइट ब्लड शुगर कंट्रोल रखेंगे। आप जितना कंट्रोल टाइट रखेंगे तो उतनी आपकी कॉम्प्लिकेशन जो है ना वो लेट होगी, आपकी क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ लाइफ जो है उतनी अच्छी रहेगी। एडल्ट में या ऐसे लोग जो मतलब लेबरर हैं या वैसे वर्कर हैं, उनको हम थोड़ी सी लिबर्टी दे देते हैं, एडल्ट को हम जो लिबर्टी देते हैं कि उनको उनका ब्लड शुगर हम थोड़ा सा मतलब अपर साइड में रखते हैं, उनको थोड़ा सा मतलब हाइपर साइड में रखते हैं। जबकि जो
यंग जनरेशन है, बिजी प्रोफेशनल्स हैं, उनको या जो जो मतलब कहना चाहिए कि सोसाइटी के लिए असेट्स है जो लोग, और उनके लिए आप चाहते हैं उनका ब्लड शुगर टाइट कंट्रोल रहे, और उसके लिए आजकल डिफरेंट मतलब जो है आपके उनको बेटर है, चिप्स हैं उस हिसाब से, कंप्यूटराइज डिवाइसेस हैं उस हिसाब से वो अपने आराम से मेंटेन कर सकते हैं और आराम से क्वालिटी ऑफ लाइफ भी सकते हैं। तो यहाँ आपने ये समझा कि डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट कैसे होगा। सर ने बीच में एक बात बोली थी कि अगर आपकी मसल या जिनका मसल मास कम है उन्हें भी डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि आपकी भले ही थोड़ी एज ज़्यादा है, पर आप एक मॉडरेशन में या तो जिम करिए या ऐसी एक्सरसाइजेस करिए जिससे आपका वेट तो कंट्रोल रहे, मगर आपका मसल मास कम नहीं होना चाहिए। इसके लिए एक चीज़ होती है बॉडी कंपोजिशन, उसके अकॉर्डिंगली आप अपने वेट लॉस प्रोग्राम को मैनेज कर सकते हैं। इसके बारे में आप चाहें तो डिटेल से समझना, तब आप हमें 1-to-1 कंसल्टेशन करके भी समझ सकते हैं कि हाउ यू कैन प्लान योर वेट लॉस जर्नी और अपना वेट अच्छे से कम कर सकते हैं, क्योंकि आपको अपना फैट कम करना होता है, मसल मास कम नहीं करना। क्या डायबिटिक लोग मीठा खा सकते हैं? डायबिटीज़ बेसिकली ब्लड के अंदर शुगर की मात्रा जो है जो बढ़ती है, उसकी जो ब्लड की ये जो ब्लड वेसल्स हैं जो अफेक्ट करती हैं डिफरेंट बॉडी के पार्ट को, वो मेन चीज़ है। तो हमको अपनी डाइट अब ऐसी रखनी चाहिए जो कि डाइट हो कैलकुलेटेड, जिसके अंदर प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट इसकी मात्रा जो है वो प्रोपोर्शनेट हो, और कितनी हो कैसे हो इसके बारे में हम लोग बात कर ही चुके हैं। अब यहाँ बात रही कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मतलब शुगर। शुगर के अंदर हमको कोशिश ये करनी चाहिए कि वाइट शुगर ना खाएं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि साहब वाइट शुगर नहीं खानी है। यदि हमको जो है मतलब रेगुलर नहीं, कभी अपने टेस्ट के लिए, स्वाद के लिए हम शुगर ले सकते हैं, लेकिन स्वीट्स में शुगर जो स्वीट्स में हो, कोशिश ये करनी चाहिए कि वाइट शुगर कम से कम हो, फ्रूट शुगर ज़्यादा हो, मतलब मीठा तो खाएं हम फ्रूट्स के फॉर्म में मतलब ज़्यादा लें। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम कैलोरी का मात्रा देखें। हमारी जो डाइट जो है ना, जो हम डाइट दे रहे हैं उसके अंदर कुल कैलोरी कितनी है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सर जैसे कई बार लोग क्या कहते हैं, सर हम तो शुगर खाते नहीं, हम तो गुड़ खा लेते हैं। हाँ। वो कितना सही? नहीं, शुगर देखिए, गुड़ में भी जो है शुगर होती है, कार्बोहाइड्रेट वो भी है, लेकिन ये कंफर्टेबली वो 19 डिग्री का फ़र्क है। लेकिन गुड़ और जो वाइट शुगर करीब करीब एक सी चीज़ है, लेकिन आप टेस्ट के लिए थोड़ा शुगर खा रहे हैं, थोड़ा गुड़ ले रहे हैं, इट्स नो प्रॉब्लम। लेकिन आप बिल्कुल अपने जो है मन भर के जिस तरह से की क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा ले रहे हैं, मतलब डाइट शुड बी कैलकुलेटेड, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आशा करते हैं आपको आज का ये पॉडकास्ट ठीक से समझ आया होगा। आपके कई सारे क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, आप हमें कमेंट करेंगे। इसके साथ साथ आने वाली सीरीज़ में भी ऐसे ही अच्छे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिन पर पॉडकास्ट आने हैं, कई सारे वीडियोज़ आने हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं एक हेल्दी लाइफ को जीने में। और यही हमारा मोटो है, हेल्दी इंडिया चैनल का मोटो है। तो ये भी रोज़ कुछ नया सीखते रहिए हमारे साथ। आप हेल्दी रहिए, क्योंकि जब आप रहेंगे हेल्दी तभी रहेगा ये हेल्दी इंडिया। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबाना नहीं भूलेंगे, जिससे आपको नोटिफिकेशन समय से मिल जाए आने वाले वीडियोस। इसके अलावा आप अपने शुगर लेवल्स को कैसे ठीक रख सकते हैं एक अप्रूव्ड तरीके से, उसके लिए ये राइट वाला वीडियो जाकर देखिए। और कौन से बेस्ट हेल्दी लाइफ टिप्स हैं जिससे आप हेल्दी रह सकते हैं, उसके लिए लेफ्ट वाला वीडियो जाकर अभी देखें।